हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे गए होंगे और हमने उनको कंपाइल कर लिया है। जैसे ये देखिए, बिहार जुडिशल सर्विस के 2009 के पेपर में पूछा गया था, तो हमने उनको बहुत अच्छे से कंपाइल किया हुआ है, बहुत ही तगड़े ढंग से कंपाइल किया हुआ है। इसको हिंदी में भी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग आराम से सुनिए, आराम से देखिए। और टॉर्ट की अगर आप लोगों को लेक्चर देखना है तो वो भी अवेलेबल है। कहाँ पे? अपने प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो लॉ ऑफ टॉर्ट बाय लीगल नैरेटिव और आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी टॉर्ट पूछा जाता होगा वहाँ उसके लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों से थोड़ा यार शिकायत रहती है, आप लोग देख ले रहे हो, सब कुछ कर ले रहे हो, लाइक और कमेंट काहे नहीं करते हो? मतलब कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। कमेंट करो, लाइक करो, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि मतलब वो वाला हाल है कि खाना खाए ब उठा फेंक के चले गए। मुझे पता है कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन आपको मान लो कोई आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज आपको मिल जाएगा, या आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी जिस दिन आपको मिल जाएगी, उस दिन आप कृपा शंकर पांडे को भूल जाओगे, उस दिन तो लीगल नैरेटिव को भूल जाओगे। उस दिन सिर्फ आप एक ही झंडा लेकर के गाड़ोगे कि नहीं नहीं, मैं ही सर्वशक्तिमान थी या मैं ही सर्वशक्तिमान था, मैंने अपने आप से सब कुछ कर लिया। भैया, अगर अपने आप से सब कुछ कर ले रहे हो ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे, तो बताओ। उसमें जैसे कुछ बच्चे बहुत प्यारे हैं, वो बताते हैं कि सर उनको अच्छा लग रहा है, थैंक यू बोलते हैं, मतलब अप्रिशिएट करते हैं, उससे हमको सेंस ऑफ अप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन कुछ दोगले लोग होते हैं जो देख लेंगे, यूज कर लेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं बहुत सुप्रीम था या सुप्रीम थी। ऐसे कुछ लोग मतलब हमारे जुडिशरी बैच में भी थे, जिसमें हम लोग पढ़ा रहे थे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वगैरह में भी था। आप लोगों का उसकी वीडियोस सब रिकॉर्डेड है, वो अपलोड करेंगे अभी कुछ दिन में, आप लोग देखोगे। वो लोग जब तक हमारे उसमें थे तब तक रोज़ कहा करते थे कि सर हम कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जब कहो कि तुम लोग भूल जाओगे अपना जैसे ही काम निकल जाएगा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सर, मैं अलग हूँ, मैं नहीं भूलूंगा, मैं नहीं भूलूंगी। भाई, कोई अलग अलग नहीं होता है। वो जो बच्चे जो आज मतलब ऐठे घूम रहे हैं ना, जो एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है, उनका खैर हमने कहो तो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, उनको क्लास में भी रिकॉर्ड कर लिया है कि हाँ भाई देखो ये थे। तो वो भी यही कहा करते थे, मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली कि मैं अलग हूँ। अलग अलग कोई नहीं होता भाई। जब तक ज़रूरत है ना तुमको, तब तक तुम खाली हो यहाँ पे। उसके बाद में तुम लात मार के भगा दोगे हमको, लीगल नैरेटिव को भूल जाओगे, समझ रहे हो? तो इसलिए अभी लाइक करो, अभी कमेंट करो और बताओ कि कैसा लग रहा है, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, टॉर्ट एज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ लॉ ओरिजिनेटेड इन व्हिच कंट्री? तो इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ, कॉमन लॉ से आया, कॉमन लॉ से। अब कॉमन लॉ क्या होता है, जो आप लोगों ने सुना होगा, एक डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस, स्टेयर डेसिसिस। अपने इंडिया में आर्टिकल 141 की बात की जाती है। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो जजमेंट आता है, उसका जो रेशियो होता है, रेशियो डेसिडेंडी जिसे कहते हैं, रेशियो डेसिडेंडी, ये क्या होता है बेटा? ये होता है बाइंडिंग नेचर का। कैसे नेचर का होता है? बाइंडिंग नेचर का होता है। तुम समझ पा रहे हो? तो उसी पर, उसी बेस पर, मतलब ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट एज ए स्पेशल ब्रांच बन करके आया वो इन्हीं जजमेंट्स का एक कंपाइलेशन है, और उसी के थ्रू ये एज ए स्पेशल ब्रांच, एक कॉमन लॉ का ब्रांच बन करके उभरा। तो यानी सबसे पहले जो लॉ ऑफ टॉर्ट आया वो कहाँ पे आया? इंग्लैंड में आया, ठीक है। समझ रहे हो? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट इज कंटेन्ड इन, डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट कहाँ पे कंटेन्ड है? तो सेक्शन 2M, सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट में है। सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट में, लिमिटेशन एक्ट में है, ठीक है। कहाँ आंसर दिया हुआ है? कहीं पे ये रहा, लिमिटेशन एक्ट 1963 में। इसका किस सेक्शन में दिया हुआ है? तो सेक्शन 2M में दिया हुआ। ये सेक्शन नंबर और भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉर्ट इज डिफाइंड इन लिमिटेशन एक्ट अंडर व्हिच सेक्शन? तो सेक्शन 2M, अभी पिछले वाले ही उसमें मैंने बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जा सकती है, और कहीं पर भी टॉर्ट कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है।
द वर्ड टॉट इज डेराइव फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से डेराइव किया गया है? तो ये लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया है। लैटिन वर्ड कौन सा था? टॉर्टम था, टॉर्टम। टॉर्टम का मतलब होता है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब होता है जिसको तोड़ा मरोड़ा गया हो, तोड़ा मरोड़ा गया हो हिंदी में, ठीक है। तो अपकृत्य शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन से लिया गया है, जो कि ट्विस्टेड से है, ट्विस्टेड से, ठीक है। समझ पा रहे हो? क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉट इम्प्लाइज अ ट्विस्टेड, ट्विस्टेड क्या? ट्विस्टेड कंडक्ट, टॉट इम्प्लाइज अ ट्विस्टेड कंडक्ट, मतलब हम कोई भी काम करते हैं उसको तोड़ मरोड़ कर करते हैं, अगर मतलब सीधी ढंग से जैसे करना है वैसे नहीं करते हैं, उसके हम ऐसे मतलब इधर उधर इर्द गिर्द की तरफ से करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? टॉर्ट कहेंगे। समझ पा रहे हो? कंडक्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट हैज डेवलप्ड मेनली थ्रू, लॉ ऑफ टॉर्ट कैसे डेवलप हुआ है? तो जुडिशियल प्रेसिडेंट से डेवलप हुआ, जुडिशियल डिसीजन से, जिसको अभी हमने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस या प्रेसिडेंट ये दोनों बताया, ठीक है। आर्टिकल वो किस आर्टिकल में है? अपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के 141 में है। ये वाली चीज़ भी याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ टॉर्ट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, लॉ ऑफ टॉर्ट इंडिया वाला किस पे बेस्ड है बेटा? तो कॉमन लॉ ऑफ द इंग्लैंड। कॉमन लॉ मैंने बताया है, कॉमन लॉ किस पे बेस्ड है? कॉमन लॉ खुद पे ही, कुछ और नहीं है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जो हायर कोर्ट्स होती हैं उनका जो जजमेंट होता है वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। तो इंग्लैंड के जो सामान्य कानून हैं उन पे लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली टॉर्ट इज ए स्पीसीज ऑफ, टॉर्ट किसका स्पीसीज है? तो टॉर्ट इज ए स्पीसीज ऑफ सिविल इंजरी आर रॉन्ग। टॉर्ट भी क्या होती है? टॉर्ट इज अ सिविल इंजरी। उसमें जो सेक्शन 2 यम है ऑफ लिमिटेशन एक्ट, उसमें भी टॉर्ट को डिफाइन करते हुए बताया गया है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग which is neither breach of contract or trust। ना तो ब्रीच ऑफ, ये वाली लाइन याद रखना, ये वाली लाइन आपसे पूछा जा सकता है, ये वाली लाइन याद रखना। कहा जाएगा कि सेक्शन 2 यम ऑफ लिमिटेशन एक्ट में उसको कैसे डिफाइन किया गया है? तो बताया गया है कि इट इज अ सिविल रॉन्ग, ये एक ऐसा सिविल रॉन्ग है, वो ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। सिविल रॉन्ग तो है, ये भी सिविल रॉन्ग है, मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना भी एक क्या है? सिविल रॉन्ग है। उसी तरह से टॉर्ट भी एक क्या है? सिविल रॉन्ग है, लेकिन वो सिविल रॉन्ग क्या नहीं है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सिविल इंजरी को कॉज करता है और एक सिविल रॉन्ग है। अब क्लियर है एकदम अच्छे से? कमेंट में बताओ कि क्लियर है। मैं देख रहा हूँ सबका। मैं अच्छा, आप लोग एक बात देखते होगे कि मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर आप कुछ भी कमेंट करते हो तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, तो कमेंट कर दिया करो भाई, ठीक है, हमको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिवाइडेड रॉन्ग एज ए प्राइवेट रॉन्ग एंड पब्लिक रॉन्ग। प्राइवेट रॉन्ग और पब्लिक रॉन्ग को में कैसे? तो ब्लैक स्टोन ने डिवाइड किया। ब्लैक स्टोन ने निजी गलत और सार्वजनिक गलती को किसने डिवाइड किया है? तो ब्लैक स्टोन ने किया है, ठीक है। ब्लैक स्टोन ने बताया कि रॉन्ग कैसे होते हैं। रॉन्ग दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो प्राइवेट रॉन्ग होंगे और या तो पब्लिक रॉन्ग होंगे। पब्लिक रॉन्ग होगा तो क्राइम हो जाएगा और प्राइवेट रॉन्ग होगा तो टॉर्ट हो जाएगा। तो टॉर्ट हो जाएगा। पब्लिक रॉन्ग क्राइम क्यों होता है? क्योंकि जो क्राइम होता है, क्राइम को पढ़ाया गया होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो क्राइम में पढ़ाया जाता है कि क्राइम जो होता है ये रॉन्ग अगेंस्ट स्टेट होता है। क्राइम इज दैट एक्ट व्हिच हैव एन इफेक्ट टू इम्बाइब द टेरर इन द माइंड ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। सोसाइटी के हार्ट में, सोसाइटी के माइंड में क्या कर दे? टेरर, डर पैदा कर दे, वो क्राइम होता है, वो पब्लिक रॉन्ग होता है, ठीक है। और टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट एक प्राइवेट या सिविल रॉन्ग है, प्राइवेट या सिविल रॉन्ग है, ठीक है। अब समझ पा रहे हो? एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको ऐसे पब्लिक और उसमें किसने डिटरमिन किया है? तो ब्लैक स्टोन ने किया। किसने किया? ब्लैक स्टोन ने किया है, काले पत्थर ने किया है।
मजाक कर रहा हूँ, ब्लैक स्टोन उनका नाम था। वेदर फॉर अ रॉन्ग बोथ टॉर्चियस एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी में अराइज, बताओ। तो यस, आंसर इज यस, बोथ लाइबिलिटी में अराइज। जैसे पब्लिक न्यूइसेंस आप लोगों ने सुना होगा, पब्लिक न्यूइसेंस। पब्लिक न्यूइसेंस जो है एक क्या है, क्राइम है, एक क्राइम है, लेकिन ये एक टॉर्ट भी हो सकता है, एक टॉर्ट भी हो सकता है। कब केस, किस केस में टॉर्ट हो सकता है? जब कोई एक इंडिविजुअल ये प्रूफ कर दे कि उसको स्पेशल डैमेज हुआ है, स्पेशल डैमेज। अब ये स्पेशल डैमेज क्यों हुआ है? ड्यू टू दिस पब्लिक रॉन्ग। अगर ये इस बात को प्रूफ कर देता है तो ये जो पब्लिक न्यूइसेंस है, जो कि एक क्राइम है, वो किस में बदल जाएगा? टॉर्ट में भी बदल जाएगा। क्राइम तो खैर रहेगा ही रहेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है वाली चीज़। तो उसको स्पेशल, मतलब उस वो जो रॉन्ग हो रहा है, पब्लिक रॉन्ग हो रहा है, उससे उसको स्पेशल डैमेज प्रूफ करना पड़ेगा कि उसको मतलब स्पेशल नुकसान हो रहा है, ठीक है। अगर उसको स्पेशल नुकसान हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा वो? बताओ क्या हो जाएगा, बोलो। टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ड्यूटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट इज टुवर्ड्स। लॉ ऑफ टॉर्ट में ड्यूटी टुवर्ड्स किसके होती है? तो द वर्ड एट लार्ज की होती है। मतलब इसमें जो राइट होता है, टॉर्ट में जो राइट होता है, ये इन रेम होता है। इन रेम का मतलब होता है वर्ड एट लार्ज के लिए, ठीक है। राइट दो तरीके का होता है, एक राइट इन रेम होता है और एक राइट इन पर्सोनम होता है। पर्सोनम ये क्या है? एक पर्सनल राइट है या प्राइवेट राइट। ये किसी एक व्यक्ति के खिलाफ हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में तुम जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सिर्फ उसी के खिलाफ तुम्हारे पास राइट है। लेकिन जो टॉर्ट है उसमें टॉर्ट में जो राइट है और इन रेम है वर्ड एट लार्ज के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉर्ट इज अ वायोलेशन ऑफ। टॉर्ट किस चीज़ का वायोलेशन है? तो राइट इन रेम का वायोलेशन। टॉर्ट इज अ वायोलेशन ऑफ राइट इन रेम, ठीक है, राइट इन रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉर्ट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी। टॉर्ट क्या है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। हुई चीज कैसे होनी चाहिए? इम्पोज्ड बाई लॉ। मतलब टॉर्ट में क्या होना चाहिए? पहली बात की एक ड्यूटी होना चाहिए। अब ये ड्यूटी कैसी होनी चाहिए? दैट ड्यूटी नीड्स टू बी इम्पोज्ड बाई लॉ एंड दिस इम्पोज्ड बाई लॉ। अब ये इम्पोज्ड बाई लॉ हो गई। अब इस इम्पोज्ड बाई लॉ ड्यूटी को तुमने क्या कर दिया है? ब्रीच कर दिया। ब्रीच करना मतलब तुमने उसको माना नहीं है, जो तुम्हें करना चाहिए था वो तुमने नहीं किया है, ठीक है। और जब तुम उसको ब्रीच कर देते हो, तोड़ देते हो उस ड्यूटी को जो तुम्हें करना चाहिए तुमने नहीं किया, तो किसका रूप ले लेता है मेरा बच्चा? टॉर्ट का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? टॉर्ट का रूप ले लेता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट। टॉर्ट को बनने के लिए क्या जरूरी होता है? देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। सबसे पहले कि मैंने अभी ये जो ऊपर समझाया कि वो उसकी ड्यूटी होनी चाहिए, वो उसको ब्रीच कर देना चाहिए, तो उसका एक्ट या ओमिशन होगा तभी तो कुछ ब्रीच होगा। नंबर 2, द एक्ट और ओमिशन शुड रिजल्ट इन वायोलेटिंग ऑफ लीगल राइट वेस्टेड इन दी प्लेंटिफ। और वो जो ओमिशन हो, जो ब्रीच हो, वायोलेशन हो, वो लीगल राइट का किसका हो? जो कि प्लेंटिफ में वेस्ट करता हो। उस प्लेंटिफ के राइट को तुम वायोलेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम टॉर्ट कहेंगे। तो बोथ ए एंड बी, जब ये दोनों मिलेगा, मतलब तुम्हारे पार्ट पे कोई ओमिशन हुआ है और उसके बाद में उससे कोई राइट किसी का वायोलेट हुआ है प्लेंटिफ का, तब जाकर के टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा, ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन एक्ट ऑफ टॉर्ट। एक्ट ऑफ टॉर्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो कौन सा वाला करेक्ट है कि इट इज अ सिविल रॉन्ग? द आंसर इज यस। ऑल सिविल रॉन्ग आर नॉट टॉर्ट? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट एंड ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट ब्रीच करना भी क्या है? एक सिविल रॉन्ग है, बट वो टॉर्ट नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाता है कि ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉर्ट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट गिव्स अ राइट इन रेम। द आंसर इज यस। अभी मैंने ऊपर पढ़ा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉर्चियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाई लॉ। This duty is towards persons generally
एंड इट्स ब्रीच इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। मतलब बेटा टॉर्ट में याद करो, टॉर्ट में जो हमको कंपेंसेशन या डैमेज मिलता है वो अनलिक्विडेटेड होता है, अनलिक्विडेटेड होता है। अनलिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है बेटा कि विच इज नॉट ऑलरेडी डिटरमिन्ड, जो ऑलरेडी डिटरमाइंड नहीं है, जो ऑलरेडी, बेटा याद करो, जो ऑलरेडी डिटरमिन्ड नहीं है उसको हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है व्हिच इज नॉट ऑलरेडी डिटरमिन्ड, जो पहले से ही फिक्स नहीं है, जो पहले से ही फिक्स नहीं है उसको हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस वाले में ये वाला नहीं पूछा जा रहा है, इसमें ये बात पूछी जा रही है कि ये जो डिफिनीशन है टॉर्ट की वो किसने दिया, कि टॉर्चियस लायबिलिटी अराइजेस, रुक जाओ इसको इरेज करने दो, कह रहा है कि टॉर्चियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ, दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। द अबव डिफिनीशन वाज गिवन बाय, किसके द्वारा वाली डिफिनीशन दी गई है बेटा, तो विनफील्ड के द्वारा वाली डिफिनीशन दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंजुरिया साइन डैमनम मीन्स, इंजुरिया साइन डैमनम का मतलब क्या है बेटा, ये हमको बताना है। तो इंजुरिया साइन डैमनम का क्या मतलब होता है मेरा बच्चा, कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट लीगल राइट विदाउट डैमेज ऑफ लॉस, द डैमेज और लॉस। ठीक है, इंजुरिया, अब समझो इसको कैसे याद रखोगे। इंजुरिया का मतलब होता है ब्रीच ऑफ लीगल राइट या वायोलेशन ऑफ लीगल राइट या इंजरी, मतलब लीगल इंजरी, ये तीनों इसका मीनिंग होता है। इंजुरिया का मतलब होता है, साइन का मतलब होता है विदाउट, डैमनम का मतलब होता है डैमेज, इस डैमेज का मतलब होता है कि फाइनेंशियल और फिजिकल डैमेज, फाइनेंशियल और फिजिकल डैमेज। ठीक है, तो इसका इंजुरिया साइन डैमनम का पूरा मतलब क्या हो गया, कि ब्रीच ऑफ लीगल राइट या वायोलेशन ऑफ लीगल राइट या लीगल इंजरी विदाउट एनी डैमेज, मतलब, और ये एनी डैमेज मतलब बिना किसी फाइनेंशियल लॉस के या बिना किसी फिजिकल लॉस के। ठीक है, अब याद रहेगा। तो अब हम आंसर में अपने जाएंगे और ढूंढेंगे किसमें वाली चीज दी गई है। ठीक है, तो अब देखो आप लोग, इंजुरिया साइन डैमनम मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट लीगल राइट विदाउट डैमेज और लॉस, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट लीगल राइट, तुमने लीगल राइट को वायोलेट किया, वायोलेशन कह लो, इन्फ्रिंजमेंट कह लो, जो भी कह लो, उसको तुमने किया और इससे कोई लॉस नहीं हुआ, विदाउट एनी डैमेज और लॉस। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसबी वर्सेस वाइट केस इज लीडिंग केस टू एक्सप्लेन द मैक्सिम, कौन सी मैक्सिम को एक्सप्लेन करने के एसबी वर्सेस वाइट का केस इंपॉर्टेंट है, तो इंजुरिया साइन डैमनम, इंजरी विदाउट एनी डैमेज। एसबी वर्सेस वाइट वाले केस में क्या हुआ था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको वोट डालने से मना कर दिया था, लेकिन जिसके पक्ष में वो वोट डालने वाला था वो वाला कैंडिडेट क्या किया, जीत गया। इसको यानी जो वोट डालने जा रहा था उसको कोई भी इसका मतलब लॉस नहीं हुआ। अब अगर लॉस नहीं हुआ तो उसको मतलब बेसिकली कोई वो कुछ राइट नहीं बनता है, लेकिन उसका जो राइट था टू कास्ट अ वोट, इट हैज बीन वायोलेटेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, एंड व्हिच इज व्हाई दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंजुरिया साइन डैमनो। ठीक है, यहां पे उसके लीगल राइट का वायोलेशन हुआ विदाउट एनी डैमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सप्लेन्स द मैक्सिम इंजुरिया साइन डैमनम। इंजुरिया साइन डैमनम को कौन एक्सप्लेन करता है, तो भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केस में क्या हुआ था बेटा, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली था जम्मू एंड कश्मीर का, वो कहां पे जा रहा था, लेजिस्लेचर में जा रहा था
लेजिस्लेटिव असेंबली में जा रहा था, उसको वहाँ जाने नहीं दिया गया। खैर उसका उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, बट दैट एमएलए हैज़ ए राइट टू एंटर इनटू द असेंबली एंड दैट हैज़ बीन वायोलेटेड बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ दैट असेंबली, और इसीलिए उसको भी कंपेंसेशन मिला। एंड दिस इज वाई दिस भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एसबी वर्सेज वाइट बोथ आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंजूरियस इन डैमनम। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, याद रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैमनम साइन इंजूरिया इज ए लैटिन मैक्सिम व्हिच मीन्स, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है डैमेज कॉज्ड टू प्लेंटिव विदाउट लीगल इंजरी। जो डैमेज कॉज किया गया है विदाउट एनी इंजरी। डैमनम मतलब तुमको डैमेज तो हो गया, साइन मतलब विदाउट, इंजूरिया मतलब तुम्हारा लेकिन कोई लीगल राइट वायोलेट नहीं हुआ। जैसे लीगल नैरेटिव अभी जो स्टार्ट हुआ है, ध्यान से मैं समझो इस चीज को, मैं आपको एकदम अच्छे से समझा रहा हूं डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब। दिस इज गोइंग टू कॉज इनकन्वीनियंस टू कोचिंग इंडस्ट्री। जो बहुत बड़े बड़े कोचिंग माफिया लोग हैं, जो बहुत बहुत पैसे ले रहे हैं लोगों से, उनको इनकन्वीनियंस कॉज होगा। किसकी वजह से? लीगल नैरेटिव की वजह से। क्यों कॉज होगा भैया ऐसा? क्योंकि आप लोगों को ये बात पता है कि जो जुडिशरी की अभी तक की कोचिंग है उसमें फीस ऐसे चल रहा होता है, कुछ 80,000, 1,25,000, 2.5 लाख, 3,50,000, मतलब ऐसे चल रहा होता है कोचिंगों का दाम। लेकिन लीगल नैरेटिव क्या किया है? जुडिशरी की कोचिंग की का पूरा फीस कर दिया है 12,000 रुपीज। इसमें जीके जीएस और लॉ सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जा रहे, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। अब इसकी वजह से अभी नहीं, मान लो हो सकता है कि अभी बहुत सारे बच्चे ये सोचें कि ये लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपा शंकर पांडे और अजू रंजन सिंह अभी छोटे बच्चे हैं, ये बहुत कुछ ऐसा कुछ किए नहीं है, कुछ उखाड़े नहीं है जिंदगी में, इसलिए इनसे पढ़ना बेकार है। अभी कुछ दिन के लिए, फर्दर टाइमिंग के लिए हो सकता है सोचें, लेकिन आने वाले समय में लीगल नैरेटिव इज गोइंग टू बी द इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस लीगल एग्जामिनेशन। जैसे हमारा जो एपीओ का पूरा कोर्स है वो सिर्फ 8,000 रुपए का है। इस 8,000 रुपए में हम सब दे रहे हैं, जीके जीएस भी और लॉ भी, अलॉन्ग विद हिंदी सब दे रहे हैं 8,000 रुपए में। अब भैया ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग है जो इतना पैसा ले रही हैं, इनका तो पेट दर्द करेगा ना। उनको डैमेज हो रहा है, बट आई एम नॉट वायोलेटिंग देयर एनी राइट। मैं इनके किसी भी राइट को वायोलेट नहीं कर, कृपा शंकर पांडे किसी के राइट को वायोलेट नहीं कर रहा है। यहां पे ये मेरा खुद का राइट है कि मैं इस राइट को एक्सरसाइज करूं। अगर मैं बच्चों को अफोर्डेबल पैसे में प्रोवाइड कर सकता हूं तो उनको पढ़ने का मौका होना चाहिए। पढ़ने का मौका सिर्फ उन बच्चों के नहीं होना चाहिए जो सिल्वर स्पून लेकर के पैदा हुए हैं, जो किसी जज के बेटे हैं, जो किसी बड़े वकील के बेटे हैं, जो किसी पैसे वाले के बेटे हैं। सिर्फ उनके पास ही अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो जुडिशरी की तैयारी करें या लॉ के एग्जाम की तैयारी करें। हर उस एक बच्चे के पास उस अधिकार होना चाहिए जिसने ये लॉ पढ़ने का सपना देखा है, जज बनने का सपना देखा है, एपीओ बनने का सपना देखा है, लॉ ऑफिसर बनने का सपना देखा है। उस सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये लोग इतने पैसे मांग करके वो बेचारा अपना खेत भी बेच लेगा तो भी इतनी फीस नहीं जमा कर पाएगा। हम इस फीस को रिड्यूस कर देंगे और इससे इनको डैमेज तो होगा बेटा, बट कोई इंजरी काज नहीं होगी और ये हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। आप समझ पा रहे हो? दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है
कि इनको डैमेज होगा, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो बच्चा, जो होशियार बच्चा होगा या जो फाइनेंशियली वीक बच्चा होगा, वो कहां आएगा? लीगल नैरेटिव में आएगा। कुछ बनने वाले लोग होते हैं जो स्टेटस सिंबल दिखाते हैं कि मैं फलानी वाली कोचिंग में पढ़ रहा हूं, मैं दिल्ली वाली में पढ़ रहा हूं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। वो 8-8 घंटे की दिन भर में क्लास करते हैं और फिर बाद में आकर के मुझसे ही रोते हैं कि सर आपने सही कहा था, उसमें एडमिशन ले लूंगा तो परेशान रहूंगा। भाई परेशान ऑब्वियसली रहोगे, तुम टीचर से कभी बात नहीं कर पाओगे, टीचर से तो कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे अगर ऐसी कोचिंगों में पढ़ोगे तो। लेकिन लीगल नैरेटिव में आप 24/7 जब चाहते हो तब कनेक्ट कर पाते हो, जब चाहते हो तो व्हाट्सएप करते हो, जब चाहते हो तो कॉल कर लेते हो। ये सुविधा आपको कहीं पर नहीं मिलेगी अपने टीचर से डायरेक्ट बात करने की, ठीक है। इवन आप ये वाली इतनी फीस भी दे करके बहुत बड़ी वाली कोचिंग में पढ़ रहे हो तब भी, ठीक है। तो अब क्या मतलब कह रहा है ये? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैमनम साइन इंजुरिया? तो डैमनम साइन इंजुरिया का मतलब होता है डैमेज कॉज टू द प्लेंटिफ विदाउट लीगल इंजरी। हमने इन बड़ी बड़ी कोचिंग माफियाओं के किसी भी राइट को वायोलेट नहीं किया, किसी भी राइट को वायोलेट नहीं किया है, ठीक है। समझ पा रहे हो? बट लेकिन इनको बेटा डैमेज कॉज हुआ है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डैमनम साइन इंजुरिया। सेम चीज पे एक कोई केस भी होगा, हो सकता है आगे हो। ये रहा ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसी केस जो अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया वो सेम यही था। लीगल नैरेटिव के तर्ज पर इसने भी अपना ग्रामर स्कूल खोला था, एंड दिस इज कॉल्ड डैमनम साइन इंजुरिया, ठीक है। डैमनम साइन इंजुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उबिजस इबी रेमेडियम मीन्स। उबिजस इबी रेमेडियम का क्या मतलब होता है? देर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, या वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। उबिजस इबी रेमेडियम, ठीक है। वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा रॉन्ग नहीं है जो विदाउट रेमेडी हो, ठीक है। इसी चीज को, यानी जो थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि वेयर देर इज राइट वेयर देर इज राइट देर इज रेमेडी। जहां पर राइट है वहां पर रेमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल उबिजस इबी रेमेडियम वाज रिकॉग्नाइज्ड इन। किस केस में रिकॉग्नाइज किया गया उबिजस इबी रेमेडियम को? तो एसबी वर्सेस वाइट केस में रिकॉग्नाइज किया गया कि जहां पर राइट है वहां पर रेमेडी भी मिलेगी। द प्रिंसिपल ऑफ उबिजस रिकॉग्नाइज, फिर ये रिपीट हो गया है एसबी वर्सेस वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोपाउंडर ऑफ पिजन होल थ्योरी इज। पिजन होल थ्योरी के प्रोपाउंडर कौन है? शलमंड है। अब पिजन होल थ्योरी क्या होती है, एक मिनट में मैं आपको समझा देता हूं। अकॉर्डिंग टू शलमंड, इस सब्जेक्ट का जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसका नाम होना चाहिए क्या? लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स होना चाहिए। क्यों टॉर्ट्स होना चाहिए? क्यों? क्योंकि कुछ डिसाइडेड हेड ऑफ रॉन्ग्स हैं, जैसे मान लो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, डिफेमेशन हो गया, ट्रेसपास हो गया, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई रॉन्ग मान लो तुम कोई रॉन्ग एक्स कर रहे हो, अब इस रॉन्ग एक्स का इंग्रेडिएंट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन से मैच कर जा रहा है। किससे मैच कर जा रहा है? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन से मैच कर जा रहा है, तो ही सिर्फ ये टॉर्ट कहलाएगा। मतलब अगर ये जो जितने प्री डिटरमाइंड हेड ऑफ टॉर्ट्स हैं, अगर इनसे इसका इंग्रेडिएंट मैच कर जा रहा है तभी ये टॉर्ट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अदरवाइज ये टॉर्ट नहीं कहलाएगा। फिर से बोलता हूं, मान लो ऑलरेडी डिसाइडेड टॉर्ट्स हैं, कुछ हेड ऑफ टॉर्ट्स हैं, यम यन डी टी, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, ट्रेसपास। मान लो 4 प्री डिटरमाइंड टॉर्ट्स हैं, ठीक है। अब तुमने कोई रॉन्ग कमिट किया। अब इस रॉन्ग जो तुमने कमिट किया है, इसका इसेंशियल इंग्रेडिएंट जो तुमने कुछ किया है, उसका इंग्रेडिएंट अगर इन चारों में से किसी से भी मैच करेगा तभी वो टॉर्ट कहलाएगा, अदरवाइज जो टॉर्ट नहीं कहलाएगा। वो कुछ और कहलाया जा सकता है, क्राइम कहलाया जा सकता है, कुछ भी और कहलाया जा सकता है, बट टॉर्ट नहीं कहलाएगा। मतलब ये
कि ये जो होल्स हैं, पिजन होल्स हैं, इनमें अगर फिट बैठेगा तभी वो टॉट कहलाएगा, अदरवाइज टॉट नहीं कहलाएगा। ठीक है, दिस इज नैरोड द स्कोप ऑफ टॉट। इसने टॉट के स्कोप को बहुत नैरो कर दिया। अब समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? अच्छा लग रहा है? इसके इतर में एक कॉन्सेप्ट दिया गया, कहा गया कि इट इज नॉट ए लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इट इज लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट है। इसको दिया, इस लॉ ऑफ टॉर्ट्स किसने किया है? भाई साहब ने किया, सलमन ने किया है। और विनफील्ड ने इसको लॉ ऑफ टॉर्ट बताया। लॉ ऑफ टॉर्ट बताया। विनफील्ड ने कहा कि अगर हम कोई भी रॉन्ग करते हैं, मान लो हम कोई रॉन्ग यक्स कर रहे हैं और इससे किसी का राइट वायोलेट हो रहा है, लेकिन एक क्राइम की श्रेणी में नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा? टॉर्ट हो जाएगा। इवन दो ये प्री डिटरमाइंड, जो पहले से डिटरमाइंड टॉर्ट्स की श्रेणी दी गई है, उनमें से किसी से भी मैच नहीं करता है, उनमें से किसी से भी मैच नहीं करता है, तो भी वो क्या कहलाएगा? वो टॉर्ट कहलाएगा। वो टॉर्ट कहलाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये चीज एकदम क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स दैट देयर इज नो लॉ ऑफ टॉर्ट बट देयर इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स? लॉ ऑफ टॉर्ट्स किसने कहा? तो सलमन ने कहा। अभी मैं समझा रहा था, हमने लॉ ऑफ टॉर्ट कहा है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं कहा। ठीक है, क्योंकि आई एम इन द फेवर ऑफ विनफील्ड। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी राइट मान लो तुमने प्री डिटरमाइन नहीं किया है, नए नए आजकल क्राइम और टॉर्ट आते चले जा रहे हैं, मान लो अगर वो प्री डिटरमिन किसी भी उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, तो क्या उसको हम कैटेगराइज ही नहीं करेंगे? क्या उसके लिए हम डैमेजेस ही नहीं देंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट द डैमेजेस आर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। कैसे होते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब नॉट प्री डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैमेजेस अवॉर्डेड फॉर टॉर्चियस लायबिलिटीज आर अनलिक्विडेटेड। The unliquidated damages, the damages is not predetermined, not predetermined. Malice in tort means, malice का मतलब क्या होता है कि wrongful act done intentionally but without just cause or excuse, but without just cause or excuse. ठीक है, दुर्भावना इसे कहते हैं कि कोई भी wrongful act तुम intentionally करो but without just cause or excuse, उसको करने के लिए तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं था, तुम्हारे पास कोई कारण नहीं था, तुम्हारे पास उसके लिए कोई उचित बहाना नहीं था। However, you have done that, and which is why this is called malice. Malice. Next question is, malice in fact means, malice दो तरीके का होता है, malice in law, malice in fact. तो malice in fact के बारे में पूछ रहा है, what is the meaning of it? तो malice in fact का मतलब होता है wrongful act done intentionally with evil motive. तुम्हारा इसमें इविल मोटिव था और तुमने फिर क्या किया? रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है, तो उसे मैलिस इन फैक्ट कहेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स? लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? तो इम्पोजिशन ऑफ मॉरल ब्लेम नहीं है। इम्पोजिशन ऑफ मॉरल ब्लेम नहीं है। ठीक है, इसमें कंपेंसेशन मिलता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में, बट मॉरल ब्लेम देने का कोई नहीं है। बट कंपेंसेशन है करेक्टिव जस्टिस और डिटरेंस भी क्रिएट करने का, कि अगर आप टॉर्ट को कमिट करते हो तो आपको डिटरेंस, आपकी लायबिलिटी बनेगी, आपको हो सकता है पनिश भी किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैक्सिम एक्सटर्पी काजा नॉन ओरिटर एक्सियो मीन्स, एक्सटर्पी काजा नॉन ओरिटर एक्सियो का क्या मतलब है बेटा? इट मीन्स फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेज। अगर तुम्हारा कोई काम करने का पीछे का जो काज है वो इमोरल है, तो उसे कोई भी एक्शन अराइज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू सक्सीड इन एन एक्शन फॉर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड? तुमको क्या प्रूफ करना होगा नेग्लिजेंस में मतलब सक्सीड होने के लिए? यू नीड्स टू प्रूव ब्रीच ऑफ ड्यूटी और टू प्लेंटिव। देखो नेग्लिजेंस में 3-4 चीजें होनी चाहिए
कि यू हैव ओड अ ड्यूटी। अभी ड्यूटी किसके प्रति होनी चाहिए? टुवर्ड्स प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के प्रति तुम्हारी पहले बात ड्यूटी होनी चाहिए। यू हैव ब्रीच्ड द ड्यूटी। अब इस ब्रीच से उसको क्या हो गया? डैमेज हो गया। देन दिस इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। प्लेंटिफ के प्रति तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम उस ड्यूटी को ब्रीच कर दिए, नहीं निभा पाए, और उस नहीं ड्यूटी ब्रीच होने की वजह से प्लेंटिफ को डैमेज हो गया। दिस इज कॉल्ड नथिंग बट क्या? नेग्लिजेंस। ठीक है, तीन चीजें, प्लेंटिफ के ऊपर ड्यूटी, उस ड्यूटी का ब्रीच और उससे डैमेज। ठीक है, आप लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो तो ये टेलीग्राम का वो रहा क्यूआर, इसको आप स्कैन कर लो। अगर आप चाहते हो कि कृपा शंकर पांडे को फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे तो आप फॉलो कर सकते हो। ही इज़ द फाउंडर ऑफ लीगल नैरेटिव। आप चाहो तो ऑफिशियल उसको भी फॉलो कर सकते हो, लीगल नैरेटिव के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल को भी। ठीक है, ये रहा लीगल अंडरस्कोर फिर अंडरस्कोर नैरेटिव। ठीक है, और लेकिन अगर पीडीएफ चाहिए, जैसे अभी आप लोग कुछ लोग हड़बड़ा रहे हो कि पीडीएफ नहीं दे रहे, पीडीएफ देंगे भाई, कुछ दिन में पीडीएफ देंगे, लेकिन आप ये इस वाले चैनल में ज्वाइन रहोगे तभी पाओगे, वैसे नहीं पाओगे। मुंह को जैसे फैलाओगे, हम व्हाट्सएप पे नहीं देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, जैसे जुडिशरी का ज्वाइन करना है या एपीओ का ज्वाइन करना है या लॉ ऑफिसर वगैरह का ज्वाइन करना है, तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द जनरल डिफेंसेस आर व्हिच आर प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ टॉर्ट। तुम टॉर्ट कमिट करो फिर भी तुम्हें सजा ना मिले, मतलब तुमसे कंपेंसेशन ना लिया जाए, वैसे कुछ प्रोविजंस हैं, हम उनको देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया? वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का मतलब क्या होता है? इट इज अ डिफेंस इन द एक्शन फाउंडेड ऑन टॉर्ट। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है अगर तुमने किसी भी चीज के लिए अपनी फ्री विल से वॉलंटेरिली अग्री किया हुआ है भैया, तो उसके लिए तुम्हारी लायबिलिटी, मतलब अगर तुमको इसमें फिर कुछ नुकसान हो जाता है तो सामने वाले की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्या होगा? लायबिलिटी नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following famous case is related to an exception to the application of doctrine of voluntary non-fit injuria based on rescue cases? कौन सा है? तो हैंस वर्सेस हारूड का केस है। हैंस वर्सेस हारूड का केस है। किसका एक्सेप्शन है? वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरिया का केस है, हैंस वर्सेस हारूड का केस। ठीक है, हैंस वर्सेस हारूड, याद रखना सब लोग। इसमें हुआ क्या था, एक घोड़ा गाड़ी थी, इसको मार्केट में छोड़ दिया गया। अब इसका घोड़ा बिदक गया, इस घोड़े को पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर आया कि किसी और को इंजरी न कॉज हो जाए, और घोड़े को कंट्रोल करते करते वो जो पुलिस ऑफिसर था खुद ही चोट खा गया। तो ये वाला केस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिम साइंटी नॉन-फिट इंजूरिया मीन्स। साइंटी नॉन-फिट इंजूरिया का मतलब क्या होता है बेटा? साइंटी नॉन-फिट इंजूरिया का मतलब होता है मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट टू टेक रिस्क। अगर किसी चीज़ की तुम्हें सिर्फ नॉलेज है, इट डज नॉट डिटरमिन्स दैट यू आर कंसेंटिंग टू टेक द रिस्क ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डिफेंस इन टॉर्ट। टॉर्ट में कौन सा वैलिड डिफेंस नहीं है? तो साइंटी नॉन-फिट इंजूरिया वैलिड डिफेंस नहीं है। ठीक है, साइंटी नॉन-फिट इंजूरिया। नेसेसिटी इज अवेलेबल एज अ डिफेंस व्हेन द हार्म इज कॉज्ड। हार्म कब कैसे कॉज्ड हो? तो टू प्रिवेंट ए ग्रेटर इविल। नेसेसिटी होती क्या है? नेसेसिटी का मतलब होता है कि दो चीजें हैं, एक छोटा हार्म है, लेस हार्म, एक है बिग हार्म। अब इस बिग हार्म को रोकने के लिए, टू स्टॉप
यू कैन कॉज दिस लेस हार्म, तुम इस बिग हार्म को रोकने के लिए तुम लेस हार्म कॉज कर सकते हो, ठीक है। इसको कहते हैं नेसेसिटी, इसका एक डिफेंस मिलता है, इसका डिफेंस बीएनएस में भी है और आईपीसी में भी है। आईपीसी में था, बीएनएस में है, ठीक है। एन इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन्स, इनएविटेबल एक्सीडेंट का क्या मतलब है? एन इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब है एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी व्हिच कुड नॉट हैव बीन फोरसीन एंड अवॉइडेड, जिसको तुम मतलब फोरसी नहीं कर सकते थे, पूर्व दृष्टि नहीं कर सकते थे, दूर दृष्टि से तुम देख नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, उसको हम इनएविटेबल एक्सीडेंट कहते हैं, अपरिहार्य दुर्घटना कहते हैं, जिसको तुम टाल ना सको, इनएविटेबल हो नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरल डिफेंस इन टार्ट, जनरल डिफेंस इन टार्ट नहीं है, तो एक्ट ऑफ स्टेट है, जिसको हम सॉवरेन अथॉरिटी कहते हैं। जुडिशियल एक्ट, द आंसर इज यस है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, पर टैक्स पेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्क्यू केसेस फॉर्म एन एक्सेप्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ, कौन सी डॉक्ट्रिन? वोलेंटाइन नॉन-फिट इंजूरिया। Consent given to undergo an operation cannot sue a surgeon later by the defense of voluntary non-fit injuria. The principle of facts speak for themselves is expressed through the maxim res ipsa loquitur. Res ipsa loquitur. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट आर्ट फीचर एंड रिमोटनेस ऑफ डैमेज। द लायबिलिटी ऑफ जॉइंट आर्ट फीचर इज, जो जॉइंट आर्ट फीचर होते हैं उनकी, जॉइंट आर्ट फीचर का मतलब अगर दो लोग मिलकर के टार्ट को कमिट किए हैं तो इनकी लायबिलिटी क्या होगी? तो जॉइंट एंड सेवरल होगी, जॉइंट एंड सेवरल होगी, मतलब साथ साथ भी इनको, इनके खिलाफ टार्ट की लायबिलिटी अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए फाइल की जा सकती है, और सेवरल मतलब अलग अलग भी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लायबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट टार्ट फीचर इज, इंडिपेंडेंट टार्ट फीचर होंगे तो उनकी सिर्फ अलग अलग ही होगी, केवल पृथक होगी, सेवरल होगी, अलग अलग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म नोवस एक्टस इंटरवीनियंस मीन्स, नोवस एक्टस इंटरवीनियंस का मतलब होता है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। नोवस एक्टस इंटरवीनियंस का मतलब होता है रिमोटनेस ऑफ डैमेज, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि द लीडिंग केस इन व्हिच द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस फॉर डिटरमाइनिंग द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस वाज फाइनली एस्टेब्लिश्ड इज, कौन से केस में इसको? तो रीपॉलिमिस वर्सेस रीपॉलिमिस एंड फर्नेस विधि वर्सेस एंड कंपनी केस में, ठीक है। इसमें रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस को फाइनली स्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमोटनेस ऑफ डैमेज कैन बी डिटरमिन्ड बाय, कैसे डिटरमिन किया जा सकता है? तो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस से डिटरमिन किया जा सकता है, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस से डिटरमिन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वाइकेरियस लायबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी अप्लाइज व्हेन देयर इज अ, क्या हो? देर इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एजेंट हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे मास्टर एंसर, ऑल ऑफ द अबव। तीन रिलेशनशिप में लागू होता है, या तो प्रिंसिपल एजेंट हो, या तो पार्टनर हो, या तो मास्टर एंड सर्वेंट हो, ठीक है। और इसमें तीनों दिया हो तो ऑल ऑफ द अबव होगा। हिंदी वाले भी अपना अपना देखते रहो भाई, कहे गुस्सा उस्सा हो जाओ तुम लोग। मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब तुम अगर नौकर को पाल रखे हो, मतलब रख रखे हो, ठीक है, तो वो नौकर अगर कोई काम करता है और वो तुमने जो आदेश किया है उसको काम करने का, वो वाला काम करते हुए अगर तो वो कुछ टार्चियस लायबिलिटी, मतलब टार्चियस काम करता है, तब तुम्हारी लायबिलिटी बनेगी, ऐसे हवा में नहीं बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट क्या है? कि प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज एजेंट, मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट, पार्टनर्स आर लायबल फॉर ईच अदर्स रॉन्गफुल एक्ट। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। लीगल नैरेटिव इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्विस टू अदर्स इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड फुलफिलमेंट। ये हमारा यानी कृपाशंकर पांडे का अपना खुद का वो है, मोटो है, लाइफ का मिशन है कि सर्विस टू अदर्स, हम सर्विस करते रहेंगे, भले ही आप लोग जब कुछ भी कहीं पर हो जाना, सेलेक्ट हो जाना, कॉलेज पा जाना, उसके बाद में ज्ञान बताने लगना मुझको ही कि नहीं नहीं मैं तो बड़ा तो रमखा हूँ, रहो तो रमखा, आई जस्ट डोंट केयर अबाउट दैट तो रमखा। लेकिन बस हम किस चीज़ के बारे में केयर करते हैं कि तुम्हें किसी न किसी तरह से सक्सेस मिल जाए, सक्सेस मिलने के बाद तुम हमें भूल जाओ, आई जस्ट डोंट केयर अबाउट दैट भूलना, ठीक है। लेकिन तुम्हें सक्सेस मिलना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए,
क्यों? क्योंकि योर सक्सेस इज माई सक्सेस एंड आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज अपॉन दैट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइबिलिटी ऑफ अ मास्टर फॉर एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट इन द लॉ ऑफ टॉर्ट इज कॉल्ड वाइकेरियस लाइबिलिटी कहलाती है, वाइकेरियस लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी द लाइबिलिटी इज, लाइबिलिटी कैसी होती है? जॉइंट एंड सेवरल, मतलब जॉइंट मतलब एक साथ ही तुम मास्टर और सर्वेंट दोनों को लाइबल करवा सकते हो, या तुम चाहो तो सिर्फ मास्टर करो चाहे सर्वेंट को करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केस ऑफ कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है? वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी किससे रिलेटेड है? वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इज केस रिलेटिंग टू, किस चीज से रिलेटेड है? तो वो ये भी वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज कॉल्ड, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? वाइकेरियस लाइबिलिटी कहलाता है। कोई फेसिट पर एलियम, फेसिट पर से मीन्स, इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है ही हु एक्ट्स थ्रू अदर्स एक्ट्स हिमसेल्फ। मतलब तुम अगर किसी को नौकर रखे हुए हो, तुम किसी को नौकर रखे हुए हो, वो नौकर अगर कोई काम कर देता है, कुछ भी गलत कर देता है, कुछ भी सही करता है, जो कुछ भी करता है, तो लाइबिलिटी किसकी होगी? आपकी होगी, आपकी होगी, मालिक की होगी। ठीक है। जैसे अभी हमारे लीगल नरेटिव में हमारी टीम में 15 लोग हम लोग काम करते हैं। ठीक है। तुम्हारे मेंटोर, तुम लोगों को मेंटोर का कॉल आता होगा, वो सब भी टीम के मेंबर हैं। अगर वो कुछ भी करेंगे, वो लोग मान लो कल को तुमसे लड़ाई हो गई और मेंटोर ने तुमको खूब गाली वाली दी, तो लाइबिलिटी किसकी बनेगी? कृपा शंकर पांडे की बनेगी। किसकी बनेगी? कृपा शंकर पांडे की बनेगी। क्यों कृपा शंकर पांडे की लाइबिलिटी बनेगी? क्योंकि कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से एक प्रिंसिपल लागू होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे खुद ही अकेले ही सब कुछ करना चाहिए था, बट आई हैव असाइंड माई वर्क्स टू ऑल अदर्स। इसका मतलब मैं उनके द्वारा ये वाला सारा काम खुद ही कर रहा हूं। अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वो भी मैं ही कर रहा हूं। ठीक है। कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसको कहते हैं एक्ट्स थ्रू अदर्स। क्या लिखा हो? ही हु एक्ट्स थ्रू अदर्स एक्ट्स हिमसेल्फ, मतलब जो दूसरों के द्वारा काम कर रहा होता है वो खुद ही काम कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केस ऑफ रतलाम म्यूनिसिपलिटी वर्सेस विरदी चंद इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है बेटा? तो टार्चियस लाइबिलिटी ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। रतलाम म्यूनिसिपलिटी वर्सेस विरदी चंद केस किससे रिलेटेड है? टार्चियस लाइबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से अ मैक्सिम इन लॉ ऑफ टॉर्ट इज रिलेटेड टू व्हिच एक्ट ऑफ टॉर्ट? किस चीज से रिलेटेड? तो वाइकेरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड। वाइकेरियस लाइबिलिटी। P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इज ए लीडिंग केस ऑन, किस चीज का लीडिंग केस है? तो वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट का लीडिंग केस है। वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट का लीडिंग केस। द मैक्सिम रिस्पॉन्डिएट सुपीरियर मीन्स, रिस्पॉन्डिएट सुपीरियर का मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। लेट द प्रिंसिपल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल बनने दो। मतलब जो मास्टर होगा उसको उसकी लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है। जिसके अंडर कंट्रोल में तुम काम कर रहे हो वो लाइबल होगा। ठीक है। केस ऑफ कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी रिलेटेड टू वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाज प्रोपाउंडेड इन द केस, किसके द्वारा? तो जस्टिस ब्लैकबर्न के द्वारा। किस केस में? राइलैंड वर्सेस फ्लेचर केस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर आएगा इस बार एग्जाम में। जज का नाम अगर नहीं भी पूछेगा तो इनका नाम भाई साहब का जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किस केस में प्रोपाउंड की गई? तो राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में। लेकिन रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी किसमें प्रतिपादित की गई? तो यमशी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और 21 सन का 1987 का। इसको हम ओलियम गैस लीक केस भी कहते हैं। ठीक है। इसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल लाया गया। अच्छा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में बेटा डिफरेंस क्या है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ केसेस में कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में देयर इज नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। देयर इज नो एक्सेप्शन।
ओ, तो ये जस्टिस ब्लैकबर्न वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाज ले डाउन इन द केस ऑफ, ये पूछ ही लिया, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा, बहुत हर एक जमा में पूछा जाता है। द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाज नॉट अप्लीकेबल व्हेन द एस्केप इज ड्यू टू, एस्केप किसके कारण हो, एक्ट ऑफ गॉड को के कारण हो, इसीलिए इसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहा जाता है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी नहीं कहा जाता है। क्यों स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहा जाता है? क्योंकि इस लाइबिलिटी के भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एक्ट ऑफ गॉड हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज कंटेन्ड इन, किस केस में इसको बताया गया? तो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में। रेलैंड वर्सेस, जस्टिस कौन थे? ब्लैकबर्न। जल के काले हो गए थे, इसलिए इनका नाम ब्लैकबर्न हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केस ऑफ रेलैंड वर्सेस फ्लेचर हैज ले डाउन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा प्रिंसिपल? तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफ लैंड ओनर, ठीक है। Which out of the following does not constitute an exception to the rule of Ryland versus Fletcher? कौन सा जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक्सेप्शन नहीं है? तो पुअर कंडीशन ऑफ लैंड ये नहीं है। बाकी एक्ट ऑफ गॉड, मलेशियस एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर एंड प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट, ये तीनों के तीनों क्या हैं? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एक्सेप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इम्प्लाइज, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या इम्प्लाई करती है? तो स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, मतलब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। जो एक्सेप्शंस हमको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में अवेलेबल हैं वो एक को अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा ये कोई भी चीज़, जैसे इन्वायरमेंटल डैमेज का कोई भी हुआ, जैसे कोई गैस लीक हो गया, जैसे भोपाल गैस लीक हुई थी, या ऐसे कोई भी इंडस्ट्रियल हजार्ड ऐसे फैल गया और जिससे इन्वायरमेंटल डैमेज लार्ज स्केल पर हो गया, तो उसके लिए एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनती है, उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। इन विच केस प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाज लेड डाउन? तो यमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गैस लीक केस, इंपॉर्टेंट बात है ये वाली भी और ये वाली तो ये है। इसका ईयर कौन सा था? 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, बैटरी असॉल्ट। द थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ ट्रेसपास टू पर्सन इज, ट्रेसपास टू पर्सन में क्या क्या हो सकता है? पहले बात तो असॉल्ट हो सकती है, दूसरी बात बैटरी हो सकती है, तीसरी बात फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। एक मिनट में मैं असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट समझा देता हूँ। असॉल्ट का मतलब होता है कि किसी को डराना धमकाना, मतलब इसको फिजिकली मारना वारना नहीं, मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट बिना किए उसको डरा देना, अप्रीहेंशन ऑफ फिजिकल असॉल्ट करा देना, मतलब उसके दिमाग में ये डाल देना कि हाँ भैया हम तुमको पीट देंगे, ठीक है। और बैटरी का मतलब होता है एक्चुअल फिजिकल असॉल्ट, मतलब हाँ सच में कर देना पिटाई, मतलब टच कर देना। और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को क्या कर दो, चारों तरफ से बंद कर दो कि वो कहीं पर जा नहीं सकता है, ठीक है। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन जब क्या होता है? रॉन्गफुल रेस्ट्रेन होता है कि एक तरफ ना जाने दो, और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है कि चारों तरफ ना जाने दो, ठीक है। ये बात समझ में आएगी। तो अब क्वेश्चन जैसे आपसे फैक्ट बेस्ड भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर थूक देता है, ठीक है, तो वो असॉल्ट है कि बैटरी है? असॉल्ट है कि बैटरी है? तो बेटा जब थूकोगे तो ये इसका उस पर टच होगा ना, जब उसके बॉडी पर कोई चीज़ टच हो जाए तो वो क्या हो जाती है? बैटरी हो जाती है। और अगर टच ना हो, दूर ही दूर से, मान लो तुम सिर्फ गाली दे रहे हो या सिर्फ तुम दूर से मुक्का दिखा रहे हो कि हाँ पीट देंगे तुमको, ठीक है, या तुम दूर से बंदूक दिखा रहे हो, भले ही वो लोडेड है कि नहीं है, तो दूर ही से कर रहे हो, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो वो असॉल्ट में आएगा, मतलब टॉर्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा अगर कुछ भी टच हो गया है, तुमने मान लो तुम गेंद खेल रहे थे, गेंद से तुमने इसको मार दिया, गेंद आकर के इसको टच कर गई, तो जब गेंद इसको टच की तो बैटरी में बदल गया, ठीक है। और तुम दूर ही से इसे ढेला दिखा रहे थे कि हम मार देंगे, तो क्या था? असॉल्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असॉल्ट क्या है? असॉल्ट इज अ क्राइम एज वेल एज ए टॉर्ट, एक क्राइम भी है और टॉर्ट भी है, जैसे पब्लिक न्यूइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थूकने वाला आ गया। टू स्पिट एट अ पर्सन डिलिबरेटली इज एक्शनेबल एज टॉर्ट ऑफ, कैसा टॉर्ट यू कहलाएगा? तो बैटरी कहलाएगा। अभी मैंने समझा दिया कि अगर वो टच कर जाएगा
तो बैटरी हो जाएगा। देखो, किसी व्यक्ति पर जानबूझकर थूकना निम्नलिखित अपकृत्य के कौन सा, तो मारपीट, बैटरी, ठीक है। मतलब तुम छू रहे हो उसको, तो चाहे ऐसे थूक ही तुम्हारा क्यों ना उसको छू जा रहा हो, ठीक है। छोटा कर देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द टार्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट देयर शुड बी, क्या क्या होना चाहिए, टोटल रेस्ट्रेंट ऑन द लिबर्टी ऑफ द पर्सन। मतलब चारों तरफ से, जैसे कोई एक ये बंदा है, इसको तुम किसी कमरे में बंद कर दो, ठीक है, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया। लेकिन कमरे में बंद कर दिया, ये तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये तो सबको समझ में आ गया। लेकिन अब तुमने इसको कमरे में बंद नहीं किया है, तुमने यहाँ पे, ये एक बंदा है, तुमने यहाँ पे गनमैन बैठा दिए, इधर भी बैठा दिया, इधर भी बैठा दिया, इधर भी बैठा दिया, इधर भी बैठा दिया। अभी इसको फिर तुमने बता दिया कि अगर तुम यहाँ से कहीं से किधर भी मूव करोगे तो तुमको गोली मार दी जाएगी। अब ये बंदा किधर भी नहीं जा सकता, ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर, मतलब किधर भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर जैसे ही जाने की कोशिश की करेगा वैसे ही इसको क्या मार दी जाएगी, गोली मार दी जाएगी। अब तुमने क्या किया है, इसका टोटल रेस्ट्रेंट कर दिया है, किधर भी नहीं जा सकता। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया। क्या हो गया बेटा, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया। अब समझ पा रहे हो, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मीन्स, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब होता है, तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है टोटल रेस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन्स लिबर्टी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। तुमने उसकी लिबर्टी को टोटली रेस्ट्रेन कर दिया है और उसका कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन, लेकिन जैसे अगर पुलिस करती, वो वारंट के साथ तुमको ऐसे ऐसे घेर कर रखी हुई है, पकड़ के ले जा रही है और तुमको बंद कर दी है, तो उसके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है। लेकिन अगर कोई एक मतलब कोई ऐसे दबंग आकर के तुमको घेर करके ऐसे बैठा दे रहा है और कह रहा है कि तुम इधर उधर कहीं पर जाओगे नहीं, अगर जाओगे तो गोली मार दिया जाएगा, तो वो क्या है, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन है। और वो किस में आ जाएगा बेटा, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आ जाएगा। ठीक है, इतना ज्ञान देने के लिए, ये ज्ञान, ये दांत निकाल करके देखो, ये ज्ञान हुआ भी है। 12 नंबर से नहीं पास हुआ बच्चा, लड़का, ये कोई और नहीं, ये जो मैं चिल्ला रहा हूँ कृपाशंकर पांडे मैं ही हूँ। न्यूइसेंस, न्यूइसेंस का क्या मतलब होता है बेटा, न्यूइसेंस पढ़ेंगे अब हम लोग। न्यूइसेंस एज ए टार्ट डिफाइंड एज अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स यूज आर एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। ध्यान से, यूज आर एंजॉयमेंट ऑफ लैंड आर सम राइट ओवर आर इन कनेक्शन विद इट। मतलब अगर कोई लैंड है, उसके यूज और एंजॉयमेंट से क्या कर रहे हो तुम, इंटरफेयर कर रहे हो, तो न्यूइसेंस कहलाता है। ऐसी डिफिनेशन किसने दी है, विनफील्ड ने दी। किसने दी है, विनफील्ड ने दी है। अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड आर सम राइट ओवर आर इन कनेक्शन विद इट, इट वॉज सेड बाई हुम, तो इट वॉज सेड बाई विनफील्ड। विनफील्ड ने वाली बात बताई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड आर सम राइट ओवर आर इन कनेक्शन विद इट इज कॉल्ड न्यूइसेंस। न्यूइसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूइसेंस कहलाता है। न्यूइसेंस इज, न्यूइसेंस क्या है, तो न्यूइसेंस इज एनी एक्टिविटी ऑन ऑक्युपायर्स प्रॉपर्टी दैट अनरीजनेबली इंटरफेयर्स विद द नेबर्स राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ हिज हर ओन प्रॉपर्टी। वो खुद की प्रॉपर्टी को एंजॉय करने में उसको बाधा आ रही है, तो ये क्या न्यूइसेंस होगा। जैसे तुमने अपने घर में खूब धुआं कर दिया, अब ये धुआं जा जा करके क्या कर रहा है, बगल वाले पड़ोसी को खूब परेशान कर रहा है, उसके घर में सांस लेना दूभर हो गया, दिस इज न्यूइसेंस। या तुमने अगर कोई चक्की उक्की लगा दी है जो दिन भर चलती है, चक 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 चक, और इससे क्या होता है, बगल वाले का मतलब हेल्थ खराब हो रहा है, तो ये भी क्या है, न्यूइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूइसेंस कैन बी, न्यूइसेंस क्या हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, पब्लिक ओनली, प्राइवेट ओनली, कि दोनों, तो दोनों हो सकता है। पब्लिक न्यूइसेंस एंड प्राइवेट न्यूइसेंस दोनों हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू कॉन्स्टिट्यूट द टॉर्ट ऑफ न्यूइसेंस द इसेंशियल्स आर, इसेंशियल्स इसके क्या है, पहले तो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होना चाहिए। नंबर 2, द इंटरफेरेंस इज विद द एंजॉयमेंट ऑफ लैंड होना चाहिए। वो इंटरफेरेंस किसके साथ होना चाहिए, एंजॉयमेंट विद लैंड होना चाहिए। और उसके बाद में डैमेज होना चाहिए, उससे कुछ नुकसान होना चाहिए, यानी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस विद द एंजॉयमेंट ऑफ लैंड एंड डैमेज, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज आर अवेलेबल इन एन एक्शन इन द टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस। कौन सी रेमेडी अवेलेबल है? तो एबेटमेंट की मतलब जो कर रहा हो उसको भगा दोगे, कि इंजंक्शन ले लोगे, कि स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन करवा दोगे, कि एक्शन फॉर डैमेज करवाओगे। तो रेस्टिट्यूशन का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है न्यूसेंस में, लेकिन तुम एबेटमेंट करवा सकते हो, इंजंक्शन करवा सकते हो और एक्शन ले सकते हो डैमेज के लिए, यानी 1, 2 and 4, 1, 2 and 4। समन करा सकते हो, निषेधाज्ञा ले सकते हो, नुकसान के लिए कार्रवाई कर सकते हो। ठीक है, 1, 2 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेंस टू द टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस। टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस का कौन सा डिफेंस है? तो टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस का प्रेस्क्रिप्शन है और स्टेचुटरी अथॉरिटी, दोनों है। दोनों क्या है बेटा? एक डिफेंस है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेग्लिजेंस। इन ए रॉन्ग ऑफ नेग्लिजेंस देयर इज अ ब्रीच ऑफ, किस चीज़ का ब्रीच होता है? तो द लीगल ड्यूटी ऑफ द डिफेंडेंट, इसमें ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी ऑफ द डिफेंडेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेग्लिजेंस इज कल्पेबल केयरलेसनेस। ये बात किसने कही है कि नेग्लिजेंस इज ए कल्पेबल केयरलेसनेस? तो हेल्सबरी ने कही है, हेल्सबरी ने कही है। नेग्लिजेंस इज ए कल्पेबल केयरलेसनेस किसने कहा है? हेल्सबरी ने कहा। लापरवाही दोषपूर्ण असावधानी है, किसने कहा? हेल्सबरी ने कहा। द रूल रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस वाज लेट डाउन इन द लीडिंग केस ऑफ, किस केस में इसको लेट डाउन किया गया है? तो डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन केस में, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन के केस में। द रूल रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस वाज लेट डाउन in the leading case of Donoghue versus Stevenson. The standard of the care required on part of defendant in the tort of negligence is of, किसका होना चाहिए? ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन का होना चाहिए। ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन जैसे आप लोग हो, साधारण लोग, मतलब जो होशियार हों और साधारण हों, मतलब बहुत एक्स्ट्रा टेक्निकल लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मूर्ख लोगों की ज़रूरत है। आप लोगों जैसे प्रूडेंट पर्सन की ज़रूरत है, प्रूडेंट। ठीक है, हिंदी में देखो, विवेकशील व्यक्ति की जरूरत है, विवेकशील जैसे आप लोग हो। ठीक है, इन डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन द ड्यूटी ऑफ मैन्युफैक्चरर वाज फिक्स्ड टुवर्ड, क्या किसके टुवर्ड इसकी की गई है? तो अल्टीमेट कस्टमर। अल्टीमेट कस्टमर को क्या माना गया? नेबर माना गया। ठीक है, नेबर माना गया। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एस्टेब्लिश्ड द सिविल लॉ टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस एंड ऑब्लाइज्ड मैन्युफैक्चरर टू हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स देयर कस्टमर? किस केस में? डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन केस में। ये वही है स्नेल वाला बियर पीने के में कुछ हो गया था शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटर इज ए, रेस इप्सा लोक्यूटर क्या है बेटा? एक रूल ऑफ एविडेंस है, रूल ऑफ एविडेंस है। पहले शायद सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में होता था। बीएसए में किस सेक्शन में है आप लोग बताओगे? ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर वाज अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन, किस केस में लगाया गया? तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवती केस में लगाया गया। रेस रूल ऑफ रेस इप्सा, मतलब थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल फैक्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ इज एक्सप्रेस्ड बाय द मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटर, रेस इप्सा लोक्यूटर। द लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल इज एसोसिएटेड विद, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल किससे एसोसिएटेड है? तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से एसोसिएटेड है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से एसोसिएटेड है। द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर वाज एक्सप्लेन्ड इन, किस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर को एक्सप्लेन किया गया? तो जॉन्स वर्सेस बॉयज़ केस में, जॉन्स वर्सेस बॉयज़ केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉरहिल वर्सेस यंग इज ए फेमस केस ऑफ, बॉरहिल वर्सेस यंग फेमस केस किस चीज़ का है? तो पहली चीज़ कि ये जो है नर्वस शॉक का है, दूसरा रिमोटनेस ऑफ डैमेज, यानी दोनों का है, बोथ बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेमेशन। टू टॉर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग डिफेमेशन आर लाइबल एंड स्लेंडर, लाइबल एंड स्लेंडर। लाइबल जो होता है ये परमानेंट फॉर्म में होता है और स्लेंडर जो होता है ये ट्रांजिटरी फॉर्म में होता है, ट्रांजिएंट फॉर्म। ठीक है, ये परमानेंट होता है। अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ, किसी पर मूवी बना दे रहा हूँ,
किसी पत्थर पर कोई चीज़ छपवा दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा? वो लाइबल हो जाएगा। स्लैंडर क्या होगा? स्लैंडर मतलब जैसे मैंने किसी को गाली दी, ऐसे मतलब मुंह से जवानी बोल दिया, तो वो स्लैंडर हो जाएगा, यानी ट्रांजिएंट फॉर्म में होगा। ठीक है, तो टॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन कितने तरीके का? 2 तरीके का। कौन कौन से? लाइबल एंड स्लैंडर। ठीक है, लिखित सॉरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन एलिमेंट इन एस्टेब्लिशिंग अ केस इन लाइबल? इनमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है लाइबल को प्रूफ करने के लिए? तो ऑप्शन सी, अ सेक्शन ऑफ पब्लिक हु नो लेस ऑफ द प्लेंटिफ। ऐसी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसका। ठीक है, पब्लिकेशन होना चाहिए उसका, डिफेमेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए और रेफरेंस टू द प्लेंटिफ होना चाहिए। किसमें? लाइबल वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफेमेशन बाय स्पोकन वर्ड और जेस्चर इज नोन एज। स्पोकन वर्ड या जेस्चर से जो डेफेमेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो स्लैंडर कहते हैं, स्लैंडर कहते हैं। नो एक्शन लाइज फॉर डेफेमेशन इफ डेफेमेटरी मैटर इज रिटन। कहाँ पे अगर उसको रिटर्न किया गया है? इन ए लेटर बट नॉट पोस्टेड एंड केप्ट इन ओन कस्टडी, मतलब उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ। मतलब जो डेफेमेशन कर रहे हो, डेफेमेशन के लिए पब्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। डेफेमेशन के लिए बेटा पब्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। डेफेमेशन इज डिवाइडेड इनटू लाइबल एंड स्लैंडर अंडर। कहाँ पे? इंग्लिश लॉ में। इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं, डेफेमेशन इंडिया में सिर्फ डेफेमेशन है, ना लाइबल है ना स्लैंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन कैन बी इन रेस्पेक्ट ऑफ। किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है? लिविंग पर्सन के, कि डिसीज्ड पर्सन के, कि दोनों के? तो दोनों के हो सकता है, मतलब मरे व्यक्ति का भी डेफेमेशन हो सकता है, जिंदा का तो होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज एब्सोल्यूट प्रिविलेज अप्लाई। एब्सोल्यूट प्रिविलेज किनको मिलता है? तो स्टेटमेंट मेड इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आर्टिकल 194 में। ये तो पार्लियामेंट में मिलता है, और ये कहाँ मिलता है? स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, 194 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही है, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मतलब नेक्स्ट टॉपिक इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ट्रेसपास एंड कन्वर्जन। Who one of the following can be described as a malicious prosecution? Which one of the following can be described as malicious prosecution? तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मतलब अगर तुम सिर्फ किसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देते हो तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? क्रिमिनल प्रोसीडिंग करनी होगी, यानी कोर्ट वगैरह में मामला चला जाना चाहिए, तब माना जाएगा कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ है। और जिसके खिलाफ तुमने कोर्ट में केस किया है उसका एक्विटल होना चाहिए, एक्विटल। ठीक है, वो निर्दोष साबित हो जाना चाहिए। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट्स इन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में कंसिस्ट क्या क्या करता है? इंस्टीट्यूटिंग अनसक्सेसफुल क्रिमिनल प्रोसीडिंग मैलिशियसली एंड विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज। आंसर इज ए, कोई भी कॉज नहीं था, तुम बस ऐसे कर दिए कि हाँ नुकसान पहुंचाना है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस ऑफ एब्रेथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी इज अबाउट। किससे रिलेटेड है एब्रेथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी केस? तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन से। एब्रेथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी केस इज रिलेटेड टू मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। इन अ सूट फॉर डैमेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बाय द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के द्वारा क्या प्रूव करना जरूरी है? तो ऑल ऑफ देम, सब प्रूफ करना जरूरी है। क्या? नंबर 1 दैट ही वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट, नंबर 2 दैट द प्रोसिक्यूशन वॉज विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, एंड नंबर 3 कि प्रोसीडिंग ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन टर्मिनेटेड इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ। मतलब सब कुछ मुकदमा चला, उसके बाद में उसको एक्विट कर दिया गया, मतलब उसको निर्दोष माना गया, निर्दोष। तो क्या हो जाएगा? माना जाएगा कि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था, यानी ऑल ऑफ द अबव, सारे इसेंशियल इंग्रेडिएंट पूरे हो रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ, किसमें ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी माना जाएगा? व्हेन देयर इज अनजस्टिफाइड फिजिकल इंक्रोचमेंट ऑफ वंस
वन पर्सन्स प्रॉपर्टी, अगर आप अनजस्टिफाइबल फिजिकल इंक्रोचमेंट करते हो किसी की प्रॉपर्टी पर, किसी के पर्सन के लैंड पर, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? प्रिंसिपल ऑफ ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन फॉर ट्रेसपास कैन बी ब्रॉट बाय ए पर्सन। एक्शन फॉर ट्रेसपास किस व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है? इन पोजेशन हु इज द ओनर, इन पोजेशन इवन इफ ही इज नॉट द ओनर। तो दोनों के द्वारा किया जा सकता है। डी इज द राइट आंसर। अगर आप पोजेशन में हो तो आप कंप्लेन या केस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेसपास टू लैंड इज अ रॉन्ग अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट पोजेशन। ट्रेसपास टू लैंड इज अ रॉन्ग अगेंस्ट पोजेशन। जैसे थेफ्ट क्या होता है? थेफ्ट में भी हम पोजेशन के खिलाफ वो करते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या आप अपनी खुद की चीज़ का चोरी कर सकते हो? द आंसर इज यस, कर सकते हो, बशर्ते वो तुम्हारी वाली चीज़ किसी दूसरे के पास में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जिसके पोजीशन में होगी उसकी पोजीशन से अगर आप उसको बिना बताए ले लेते हो विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो वो थेफ्ट हो जाएगा। लाइकवाइज ट्रेसपास टू लैंड में भी यही होता है कि अगेंस्ट पोजीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेमेडी फॉर ट्रेसपास टू लैंड। ट्रेसपास टू लैंड की रेमेडी क्या है बेटा? तो ट्रेसपास टू लैंड की रेमेडी है री एंट्री तो कर ही सकते हो, एक्शन फॉर इजेक्टमेंट कर सकते हो और एक्शन फॉर मीन प्रॉफिट कर सकते हो। मतलब कि जितना देर तक के लिए उसने एंजॉय किया है और उससे अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो सब तुम वापस ले सकते हो। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव सब कर सकते हो। और इसी के साथ अपना ये टॉट का एमसीक्यू ख़त्म होता है। आपको अगर कोई डाउट या कुछ भी होता है कभी भी तो इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है एलएलएम का, एलएलबी का, नेट जेआरएफ का, एपीओ का, जुडिशरी का, तो भी आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको डिजर्टेशन लिखवाना है या आपको थीसिस लिखवानी है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो इन दो नंबर पे। सारी लॉ से रिलेटेड ये डिजर्टेशन और थीसिस तो मतलब किसी भी चीज़ का लिख दिया जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट का, लेकिन और लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो लीगल नैरेटिव प्रोवाइड कर रहा है। आप लीगल नैरेटिव की सर्विसेज का फ़ायदा उठाइए और मज़े कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे महादेव। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, बाय बाय, महादेव।